हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास 11 की सीरीज़, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ये कंटेंट एनसीईआरटी की बुक बेस्ड है, और आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के प्रीवियस पार्ट्स को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सो चलो करते हैं। दिस इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नेम इज़ 3 ऑर्डर्स। तीन वर्ग। तो हम 3 वर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से? वेस्टर्न यूरोप के बारे में, पश्चिमी यूरोप के बारे में। 5वीं से लेकर और 15वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या सोशल फॉर्मेशन में चेंज आए थे। प्रसिद्ध मठ कौन से हैं? 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट 910 ईस्वी में बरगंडी में कलूनी। तो ये 2 तरह के क्या थे? प्रसिद्ध मठ थे। ठीक है। पुरुष जो होते थे उनको मॉन्क कहते थे, और स्त्रियों को नन कहते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में जब हम बात करते हैं, ठीक है, मॉन्क कौन होते हैं? जो पुरुष लोग होते हैं, जो मठ के क्या होते हैं? एक तरह से पुजारी। और स्त्रियों को नन कहते हैं। 14वीं सेंचुरी आते आते मठवाद के महत्व पर शंका होने लग गई। ठीक है, शंका मतलब डाउट होने लग गया 14वीं सेंचुरी आते आते। चर्च और समाज। चर्च और समाज। फोर्थ सदी में क्रिसमस व ईस्टर कैलेंडर महत्वपूर्ण बने। कौन सी? चौथी सदी में 25 दिसंबर को ईसा का जन्मदिन होता है। इस तिथि की गणना से पंचांग आधार पर की गई, सोलर कैलेंडर के आधार पर। ठीक है। 25 दिसंबर को किसका? ईसा का जन्म हुआ है। और ईसा का जन्म कब हुआ था? 1st सेंचुरी में। और उससे पहले के पीरियड को क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद के पीरियड को कहते हैं एडी, एनो डोमिनी। ये इसको सेंचुरी भी बोलते हैं, जैसा भी 21वीं सेंचुरी चल रही है। तो हॉलीडेज पवित्र दिनों, छुट्टियों को कहते हैं हॉलीडेज। ठीक है। हॉलीडेज का जो महत्व है ये यहीं से निकला है। जो आजकल हॉलीडेज है, हॉलीडेज अर्थात पवित्र दिवस। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र व बंधक। जो 3rd क्लास है उसमें किसान है, स्वतंत्र व बंधक। और 2 तरह के हैं, एक तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, और दूसरा क्या है? बंधक है। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लाड़ के कास कर रूप में देखते थे। 40 दिन पुरुषों को सेना में देना पड़ता था। इन लोगों को 40 दिन किसमें? सेना में सेवा करनी पड़ती थी। और हफ्ते में 3 या 4 दिन लॉर्ड की जागीर पर ये कार्य करते थे। क्या करते थे? कार्य करते थे लॉर्ड की जागीर पर। प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट टैक्स था, वो टैली था। क्या था? टैली। कृषकों पर लगता था। पादरी व अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। और ये पादरी और अभिजात वर्ग पर नहीं लगता था, ये सिर्फ किस पे लगता था? कृषकों पर। ठीक है। 3rd क्लास पर, जो 3rd क्लास के लोग थे। ठीक है। और दूसरा वाला टैक्स हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो कौन सा था? वो टाइथ था। क्या था वो? टाइथ था वो। और टाइथ किस पे लगता था? कृषकों पर उपज का 1/10 भाग। जिसको कौन लेता था? 1/10 भाग, 1/10 पार्ट लगता था। कि जिसको कौन लेता था? जिसको क्रिश्चियन चर्च लेता था, उसको चर्च लेता था। कृषिदास। और ये वाला प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स हो गया टेली। कृषिदास अर्थात जो स्लेव हैं, जो स्लेव बनाए गए, गुलाम बनाए गए हैं। लॉर्ड के स्वामित्व वाले भूखंड पर कृषि करते थे, और अधिक उपज लॉर्ड को मिलता था। इसमें से ज़्यादा उपज किसको मिलता था? लॉर्ड को। एक तो इनको लॉर्ड की भूमि पर काम करना पड़ता था, ऊपर से जो ज़्यादा उसका उपज होती थी वो किसको मिलती थी? लॉर्ड को। कोई मजदूरी इनको नहीं मिलती थी, और लॉर्ड तय करता था कि कृषिदास किससे विवाह करेगा। तो इस प्रकार से ये स्लेव थे यहाँ पे। ठीक है। ये गलत सिस्टम था, इसी को फ्यूडल सिस्टम कहा गया है। इसको कौन सा सिस्टम कहा गया है? फ्यूडल सिस्टम कहा गया है इसी को। क्या कहा गया है इसको? फ्यूडल सिस्टम। इंग्लैंड सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। ठीक है। 11वीं सदी में
कहाँ पे? इंग्लैंड में। विलियम प्रथम ने भूमि 14/180 लॉर्डों में नॉर्मन भूमि नपाई, क्या करा इसने? भूमि नपाई 180 लॉर्डों में नॉर्मन अभिजात में बांट दिए, और 180 लॉर्डों में नॉर्मन अभिजात वर्ग में इसने क्या कर दिया? भूमि को बांट दिया। किसने? जो इंग्लैंड का विलियम प्रथम था, जो वहाँ का राजा था विलियम प्रथम। एंजिल लैंड इंग्लैंड का पुराना नाम है। इंग्लैंड का पुराना नाम क्या है? एंजिल लैंड, ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। एंजिल लैंड इंग्लैंड का पुराना नाम है। आगे चलते हैं, पर्यावरण के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। 5वीं सदी में वन ज़्यादा थे, ठंड ज़्यादा थी और कृषि कम होती थी। कब? 5वीं सदी में, अर्थात वन ज़्यादा थे। 11वीं सदी में गर्माहट का दौर आया, यूरोप में कृषि की शुरुआत हुई। कब? 11वीं सदी में गर्माहट का दौर आया। ये मध्यकालीन यूरोप की बात हो रही है। नई कृषि प्रौद्योगिकी, और बाद में क्या हुआ? क्या जब वैज्ञानिक क्रांति आई, धर्म सुधार आंदोलन आया, ठीक है, रिनासा रिफॉर्म आए तरह तरह के, और कौन सी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई, तो उसके बाद क्या हुआ? एक नई टेक्नोलॉजी किसमें? एग्रीकल्चर फील्ड में भी आई। लोहे की नोक वाले हल, लोहे, जिससे पहले किसके? लकड़ी के होते थे। लोहे की नाल गले के स्थान पर, जुआ कंधे पर। अब क्या? अब जो पहले तो पहले क्या करते थे? एक ही बैल के एक गले में डालते थे। अब जुए की खोज हुई। जुआ होता है गैम्बलिंग वाला नहीं, इसमें कंधों पर डाला जाता है 2 बैलों के, और उसके क्या होता है, फिर उसके द्वारा हल को ये खींचते थे, तो उसको जुआ कहते थे। पहले गले पे होता था ये। जल शक्ति, वायु शक्ति, ठीक है, वाटर पावर एंड एयर पावर, ये धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें क्या आई? इनसे क्या हुआ? इनसे एक नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और 11वीं सदी में व्यक्तिगत संबोध कमज़ोर, मुद्रा प्रचलन शुरू हुआ करेंसी का। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत है। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी थी, और श्रेणी मतलब गिल्ड, ठीक है, गिल्ड। आर्थिक संस्था का आधार क्या थी? गिल्ड सिस्टम था ना वहाँ पे। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में क्या था? संगठित था। आगे देखते हैं, कंथीडल नगर। 12वीं सदी में फ्रांस में कंथीडल बड़े चर्चों का निर्माण हुआ। क्या? बड़े बड़े जो चर्च थे, ठीक है, उनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। चर्चों को दान देकर ये बने चर्चों। जब चर्चों को लोगों ने दान देना शुरू करा, तो उसके बाद बड़े बड़े चर्चों का निर्माण शुरू हुआ। सॉल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड में, एक चर्च का नाम है सॉल्सबरी कैथीड्रल, तो ये इंग्लैंड में है। तो हम जो ये चर्च देखते हैं, ये जो इनका डिज़ाइन था वो किस पे आधारित था? वो जो उसकी जो शैली थी वो इटालियन शैली की थी, ठीक है, इटालियन एंड यूरोपियन शैली की। आधुनिक भारत में गोवा में सबसे ज़्यादा चर्च देखने को मिलते हैं। 14वीं सदी में एक संकट आया था, उस संकट के बारे में पढ़ते हैं। ये संकट क्या था? संकट होता है क्राइसिस, नुकसान जिसने हमारी व्यवस्था में दिया हो। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक ठंड की शुरुआत हुई, और जिससे पैदावार क्या हुआ? घट गई थी। पहले गर्मी का दौर था, तो पैदावार बढ़ गई थी, लोगों ने कृषि करना शुरू करा, इससे भूमि क्षरण हुआ, भूमि की उत्पादकता खत्म हो गई। 1315 से 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? यहाँ पे अकाल आया, बहुत ही बड़ा अकाल को हम कहते हैं अकाल आया, अर्थात जो ज़मीन थी उसमें कुछ भी उगा नहीं, ठीक है। 1320 में अनगिनत पशु मरे, बहुत सारे पशु, ठीक है। मिनी कैटल्स वर डाइड इन 1320। ऑस्ट्रिया सर्बिया खानों से चांदी उत्पादन कम हुआ। कहाँ से? जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया था, और जिसके कारण क्या हुआ? व्यापार प्रभावित हुआ, जो ट्रेड था। प्लेग क्या होता है? एक चूहों से बीमारी होती है प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग महामारी का संक्रमण हुआ। संक्रमण इन्फेक्शन, जैसे कोरोना वायरस का एक इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरस है, संक्रमण है। ब्लैक डेथ, पश्चिमी यूरोप प्रभावित हुआ ब्लैक डेथ से, और 20% यूरोप की आबादी इससे ख़त्म हो गई, ठीक है, ब्लैक डेथ से।
1300 से लेके 1300 में 730 लाख से 1400 में की आबादी क्या हुई थी, बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी, 400 नहीं, घट गई बिल्कुल, 450 लाख। तो ये पहले 1300 में तो कितनी थी, 730 लाख थी, 7 अरब 30 लाख जनसंख्या। फिर बाद में यहाँ की 4 अरब 50 लाख हो गई, कब, 1400 में। तो ये जनसंख्या वहाँ की घट गई, जिसका मुख्य कारण क्या था, अकाल पड़ना वहाँ पे, और दूसरा था वहाँ पे प्लेग नामक महामारी का आना। सामाजिक असंतोष, ठीक है, सोशल, देखते हैं कि क्या क्या रीज़न थे इसके, सामाजिक किस तरह से लोग अनसेटिस्फाई थे वहाँ पे। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में क्या करा, उन्होंने आंदोलन शुरू करा, सामंतों के विरुद्ध विद्रोह हुए। किनके खिलाफ, सामंतों के विरुद्ध। फ्यूडलिज्म सिस्टम, ठीक है, ख़त्म होने लग जाएगा। 15वीं सदी आती आती फ्यूडल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कौन सा सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। 1308 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में कृषकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, ठीक है, सामंती लोगों के खिलाफ। अब राजनीतिक परिवर्तन की बात देखेंगे हम, कौन कौन से राजनीतिक पॉलिटिकल चेंज आए थे। राजनीतिक फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक जो जनता का क्या करते थे, भला नहीं करते थे, वो जनता के साथ क्या करते थे, अन्याय करते थे, उनको निरंकुश शासन कहा जाता है। इंग्लैंड हेनरी सप्तम, इंग्लैंड में हेनरी 7 थे। स्पेन में इसाबेला व फर्डिनेंड, स्पेन व पुर्तगाल में, पुर्तगाल जहाँ के रोनाल्डो हैं, ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार नई संभावनाएं देखी। अब इन लोगों ने, जो स्पेन के लोग थे, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। तो ये जो दोनों ही कंट्री है, ये समुद्र के व्यापार में बहुत आगे रहे। इन्होंने नावों की खोज करी और सबसे ज़्यादा इन्होंने नावें बनाई, और इन्होंने यूरोप के समुद्र के पार विस्तार की नई संभावनाएं देखी। इसी का रीज़न है कि कोलंबस ने किसकी, अमेरिका की खोज करी, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। इंग्लैंड में 1497, 1536, 1547, 1549, 1553 में विद्रोह हुए और इनका दमन किया गया। फ्रांस में लुई 11 1461 से 83 ड्यूक लोगों व राजकुमार के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। और जिस टाइम पे फ्रांस की क्रांति होती है, उस टाइम पे वहाँ पे लुई 16 का दौर होता है। कब, 1789 में, ठीक है फ्रेंड्स। 1614 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, एस्टेट जनरल, 3 सदन थे इसके, पादरी, अभिजात वर्ग व अन्य का प्रतिनिधित्व का एक अधिवेशन शुरू होता है। आगे हम देखते हैं। 1789 200 वर्षों तक नहीं बुलाया गया था। कौन सा, यही वाला सदन, ठीक है, क्योंकि राजा 3 वर्गों में शक्ति नहीं बांटना चाहता था। क्या अर्थात 3 कौन से वर्ग में, वो नहीं चाहता था कि वो मिडिल क्लास में, अभिजात वर्ग में, एलिट क्लास में और किस में, पीजेंट में अपनी शक्ति का बंटवारा करे। इसलिए उसने कभी उनकी इजाज़त ली ही नहीं किसी भी कानून को बनाने में। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लोगों ने क्या करा, आंदोलन शुरू करा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की परिषद, इसको आगे देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी, ठीक है। कौन सी परिषद होती थी, एंग्लो से लोगों की परिषद होती थी, एंग्लो सैक्सन लोगों की। आगे यह पार्लियामेंट रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदस्य लॉर्ड्स व पादरी थे, व हाउस ऑफ कॉमन्स नगरों के, ठीक है, आज भी ये व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। संसद के, इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स में कौन होगा, जो नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होंगे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो अभिजात वर्ग के और पादरी वर्ग के लोग होंगे, ठीक है। ये इंग्लैंड में व्यवस्था है। और राजा चार्ल्स प्रथम ने 1629 से 46 के दौरान बिना पार्लियामेंट बुलाए शासन किया। बाद में धन की जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट बुलाई, राजा को प्राणदंड दिया वहाँ के लोगों ने, वह गणतंत्र शुरू हुआ। बाद में 1665 में यहाँ पे गणतंत्र शुरू हुआ, और बाद में राजतंत्र शुरू पर इस शर्त पर नियमित पार्लियामेंट बुलाई जाएगी, ठीक है।
पर इस शर्त पर कि वहाँ पे नियमित पार्लियामेंट बुलाई जाएगी। और वर्तमान में जो वहाँ पे सरकार है वो किस प्रकार की सरकार देखने को मिलती है, वो गणतंत्रीय है फ्रांस में, रिपब्लिक गवर्नमेंट, और इंग्लैंड में राजतंत्रीय है अर्थात राजा की गवर्नमेंट। किसकी? राजा की गवर्नमेंट है इंग्लैंड में। तो इस वीडियो में हमने मध्यकालीन यूरोप के इतिहास के बारे में मुख्य रूप से हमने मोटा मोटा रूप में बातें जानी कि वहाँ पे समाज कितने वर्गों में सोसाइटी बटी हुई थी, और जो वहाँ पे किस प्रकार का सिस्टम था, अभिजात वर्ग में कौन से लोग थे, और पादरी जो थे पोप के उनके क्या अधिकार थे, टाइथ और टाइले दो प्रकार के टैक्स थे। और इसके अलावा हमने बाद में देखा कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म सिस्टम किस प्रकार का था, फ्यूडल सिस्टम था क्या, सेनेट क्या थी, ठीक है। और बाद में हमने देखा कि ये व्यवस्था ख़त्म हो जाती है, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो जाता है, जगह जगह इनका विरोध होने लग जाता है। और वर्तमान में सब सर्वप्रथम 1665 में 1665 में इंग्लैंड में किस प्रकार का सिस्टम आया, इंग्लैंड में एक नई व्यवस्था आई, ठीक है। और इसी तरह से 1869 में फ्रांस में भी एक नई प्रकार की व्यवस्था आई जिसने वहाँ पे दोनों ही देशों में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना करी। लेकिन साथ साथ इंग्लैंड में राजा का शासन आज भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।